गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को साना साना हाथ जोड़ी पाठ के जो शेष प्रश्न हैं उनके आंसर बताने जा रही हूँ। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। पहला वाला आप समझ चुके हैं। आज मैं आपको बाकी के क्वेश्चन आंसर के आगे बताने जा रही हूँ। तो मेरा अगला प्रश्न है कि प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। देखिए, यहाँ पे प्रकृति के विराट स्वरूप की बात हो रही है कि जब लेखिका ने प्रकृति का ये विराट स्वरूप देखा। विराट स्वरूप का मतलब होता है प्रकृति के इस रहस्यमयी सौंदर्य को देखा तो उन्होंने कैसा महसूस किया। तो आपको पता है कि जो प्राकृतिक ये सौंदर्य था, जब लेखिका गंगटोक में रुकी हुई थी तो वहाँ ही उन्होंने बहुत मतलब प्रकृति के उस अद्भुत सौंदर्य को देखा था, जहाँ उन्होंने कंचनजंगा की हिमालय पर्वत की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा को देखा था। फिर जब वहाँ से उन्होंने युमथांग के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी तो वहाँ हिमालय के घाटियाँ, जो मैंने आपको बताया था कि दो पहाड़ों के बीच का जो निचला भाग होता है उसको घाटियाँ कहते हैं। वो खूबसूरत घाटियाँ और वहाँ पे फूलों की जो मतलब पूरी घाटियाँ थी, जो फूलों चारों तरफ प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल खिले हुए थे। वो प्रकृति के उस मतलब वातावरण को, उस सौंदर्य को बहुत ज़्यादा खूबसूरत कर रहे थे। प्रकृति का ये सौंदर्य देख करके कि कहीं पल पल में प्रकृति का रूप बहुत विराट हो रहा था। हिमालय पर्वत अपने विराट रूप में था। कहीं फूलों से भरे हुए बगीचे ये खूबसूरत थे, चारों तरफ छाई हुई हरियाली। फिर उसके बाद कहीं कहीं रास्ते जो ऊबड़ खाबड़ थे, पथरीले रास्ते थे, ये सब प्रकृति के सौंदर्य को बहुत बढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका जो है कि प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। तो प्रकृति के इस विराट और अनंत स्वरूप को देख करके लेखिका मंत्रमुग्ध सी हो जाती हैं। लेखिका को प्रकृति बहुत ही रहस्यमयी और मोहक लगती है। रहस्यमयी का मतलब कि ऐसे लगता है कि प्रकृति ने अपने अंदर एक रहस्य, एक राज छुपा रखा है। अपनी खूबसूरती का वो इतना अचंभित और विस्मृत कर देने वाला था। तो प्रकृति जो थी वो बहुत रहस्यमयी और मोहक लग रही थी। और इस सौंदर्य को, जब प्रकृति के इस सौंदर्य को लेखिका ने देखा तो वो एकदम बुद्ध सी हो गई। बुद्ध सी का मतलब वो एक मूर्ति की तरह हो गई, बहुत विस्मृत होकर के प्रकृति के उस सौंदर्य को देखती जा रही थी। वो मतलब मूर्ति बनी, वो एक माया और छाया के खेल की तरह प्रकृति की उस खूबसूरती को देखती जा रही थी। उन्हें ऐसे लग रहा था कि प्रकृति लेखिका को नासमझ समझ कर, मतलब ऐसा प्रकृति जो अपना ये रहस्यमय रूप दिखा रही थी, कहीं सुंदरता सौंदर्य फैला हुआ था तो कहीं पथरीले रास्ते थे। तो वो प्रकृति लेखिका को शायद वहाँ पे एक नासमझ, अबोध समझ करके अपना परिचय दे रही थी कि वाकई में प्रकृति कितनी खूबसूरत होती है। जीवन के विभिन्न रहस्यों से प्रकृति लेखिका को परिचित करा रही थी, ताकि लेखिका जीवन के उन रहस्यों से परिचित हो सके। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जीवन के रहस्य क्या हैं। जीवन के रहस्य का कहने का मतलब कि कहीं कहीं उन्होंने देखा तिस्ता नदी की जो जलधारा थी उसमें उन्होंने अपने आप को जब अपने पैर को उस तिस्ता नदी के जल में डुबोया तो उनको ऐसा महसूस होने लग गया कि जो उनके अंदर की तामसिकताएं थी, दुष्ट वासनाएं थी, वो सब खत्म हो गई और अंदर एक अलौकिक सौंदर्य जाग उठा। जैसे होता है ना कि हमारे मन में जब कभी बुराइयां होती हैं, हम मंदिर में, मस्जिद में या कहीं ऐसे पवित्र स्थल पे जाते हैं तो वहाँ हमें ये चीज़ महसूस होती है कि हमारे अंदर की जो भी बुराई है वो दूर हो गई है। तो यहाँ कहने का यही मतलब है कि प्रकृति में एक ऐसा रहस्यमयी सौंदर्य छाया हुआ था, जिसे देख करके लेखिका को ये महसूस होने लगा कि जो उनके अंदर बुराई है, जो उनके अंदर दुष्ट वासनाएं हैं, तामसिकताएं हैं, जो अंधेरा छाया हुआ है उसके अंदर, उनके अंदर, वो सब प्रकृति के इस अलौकिक सौंदर्य को देख करके दूर हो गया। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे।
मैं अपने अगले क्वेश्चन को पढ़ती हूँ। मेरा अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आप समझिएगा कि प्राकृतिक सौंदर्य, कि जब वो प्रकृति के उस सौंदर्य को देख रही थी, वो अलौकिक सौंदर्य जब देख रही थी, तो ऐसे कौन से दृश्य थे, मतलब ऐसे कौन से सीन उन्होंने देखे जो उनके हृदय को झकझोर गए। तो देखिए यहाँ पे ऐसे कई दृश्य थे जैसे मैंने आपको बताया कि योमथांग से जब लेखिका ने अपनी यात्रा को शुरू किया, तो उनको रास्ते में काफ़ी सुंदर प्राकृतिक दृश्य और हिमालय के सौंदर्य देखने को मिले, जिसे देख करके वो बहुत अभिभूत हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। क्योंकि प्रकृति का सौंदर्य भी बहुत अलौकिक था, लेकिन कुछ ऐसे दृश्य उन्होंने रास्ते में देखे जिन्हें देख करके वो बहुत ही मतलब दुखी हो गए। आप समझ सकते हैं, मैंने ऐसे कुछ दृश्य बताए थे। सबसे पहले उन्होंने देखा कि कुछ पहाड़िन औरतों को उन्होंने देखा कि वो पत्थरों पर बैठ करके पत्थरों को तोड़ रही थी ताकि वो पहाड़ों में रास्ते बना सकें। सबसे ज़्यादा जो ऐसा जो दृश्य था कि वो अकेली नहीं थी, उनके साथ जो उनके छोटे बच्चे होते थे, उन्होंने अपनी पीठ पर बड़ी सी टोकरी बांध रखी थी जिसको डोको कहते हैं और उस टोकरी में उन्होंने अपने बच्चों को रखा हुआ था और इतनी मेहनत वो कर रही थी, ये श्रम था। तो ये चीज़ देख करके लेखिका बहुत द्रवित हो गई, उनके अंदर एक करुणा आ गई, दुख आ गया कि इंसान अपने जीवन के जंग को लड़ने के लिए उसे कितनी मतलब मेहनत करनी पड़ती, कितना श्रम करना पड़ता है, कि ये श्रम उनके मौत की एक जंग है, कि उनको मौत से जीतने की मतलब जहाँ उनके सामने मौत मुंह फाड़े खड़ी है कि ज़रा सी भूल हुई, ज़रा सी चूक हुई और सीधे उस पहाड़ से नीचे। तो ये जब सीन लेखिका ने देखा तो वो बहुत दुखी हो गई। फिर उन्होंने देखा कि कुछ बच्चों को उन्होंने पैदल जाते हुए देखा जहाँ उनको जितेंद्र नार्गे ने बताया कि चूँकि पहाड़ों पे कोई स्कूल नहीं होता और ये बच्चे 3 से 3.5 किलोमीटर पैदल पहाड़ी से उतर के तराई क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ सिर्फ एक स्कूल है और ये डेली इनका इतना आना और जाना होता है। इतना ही नहीं, बच्चे स्कूल से लौटने के बाद अपने माँओं के साथ मवेशियाँ चराते थे, जंगलों से लकड़ी के गट्ठर बना के लाते थे, घर में पानी भरते थे, मतलब उनका जीवन जो था बहुत ही मेहनत से भरा हुआ था। तो ये सारे दृश्य जब लेखिका ने देखे तो उनको बहुत ही दुख हुआ। फिर देखिए उन्होंने आगे जब वो लायोंग गई, वहाँ उन्होंने देखा फौजियों को देखा कि जो -15 डिग्री सेल्सियस पे रह करके अपनी ड्यूटी को मुस्तैदी के साथ पूरी कर रहे थे, कि जहाँ हम थोड़ी सी भी ठंड में अपने घरों में दुबक जाते हैं और ऐसे टाइम पे वो फौजी उस बॉर्डर पे तैनात होकर के हमारी सुरक्षा करते हैं। तो ऐसे जो दृश्य उनको उस यात्रा में दिखाई दिए तो उनको देख करके लेखिका बहुत दुखी हो गई। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। देखिए सैलानियों को, यानी कि जो ये टूरिस्ट होते हैं, उनको प्रकृति की अलौकिक छटा का मतलब प्रकृति का जो वो सौंदर्य है उसका अनुभव कराने में किन किन लोगों का योगदान होता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि जब हम कभी ऐसी जगह जाते हैं, ऐसे टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं, तो वहाँ ऐसा क्या होता है जिसे देख करके हमें अच्छा लगता है। तो वो अच्छे लगने के पीछे जो वजह है, जिन लोगों का हाथ है, वो कौन लोग हैं, हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि वो अगर पिकनिक स्पॉट बना है तो उसको बनाने में कितने लोगों ने अपना योगदान दिया। तो हम इसको लिखेंगे कि सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में निम्नलिखित लोगों का योगदान होता है।
जैसे सबसे पहले हम अगर बात करें तो वहाँ के जो पर्यटक विभाग के अधिकारी होते हैं उनका योगदान होता है, जो वहाँ की जानकारियाँ देते हैं। मतलब मतलब वहाँ पे वो टूरिस्ट स्पॉट के लिए वो टूरिस्ट स्पॉट को खूबसूरत बनाने के लिए उनका योगदान होता है। वहाँ के वाहन चालक होते हैं, वाहन चालक का मतलब कि जो हमें आसानी से उस स्थान तक पहुँचाने में हेल्प करते हैं हमारी, क्योंकि इसका तो सबसे बड़ा रोल होता है। अगर हमें कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई जगह घूमने जाना है तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा योगदान होता है वाहन चालकों का होता है, कि जिनके ज़रिए हम उस गंतव्य पे पहुँचते हैं, उस स्थान पे पहुँचते हैं। तो नंबर 1 हम लिख देंगे कि वाहन चालकों का इस टूरिस्ट मतलब प्रकृति की अलौकिक छटा का दर्शन कराने में सबसे बड़ा योगदान होता है, ताकि इंसान आसानी से उस जगह तक पहुंच सके। दूसरा जो योगदान होता है वो होता है गाइड का, जो उस जगह से संबंधित सारी जानकारियों को दे करके सैलानियों का उत्साह वर्धन करते हैं और उनको उनके ज्ञान का वर्धन करते हैं, मतलब उनको विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ देते हैं। अगला जो योगदान होता है कि उस जगह पे जो लोगों के द्वारा दुकानें लगाई जाती हैं, वो भी उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि उन दुकानों की कुछ ऐसी खूबियों की वजह से भी लोग उस जगह जाना बहुत ही पसंद करते हैं। आप सब ये बात जानते हैं, मतलब वहाँ की खाद्य सामग्री है या कुछ ऐसी चीज़ें जो अट्रैक्ट कर सकें, तो उनका भी योगदान होता है। फिर उसके बाद अगर सबसे बड़ा अगर हम योगदान की बात करें तो उस जगह को खूबसूरत बनाने में जिन मज़दूरों का योगदान होता है, जो मेहनत करके उस जगह को खूबसूरत बनाते हैं, तो ये सभी लोगों का जो मिला जुला योगदान होता है, जो प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कराते हैं। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिससे प्राकृतिक सौंदर्य या सैलानियों के लिए वो जगह बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं? आपको याद होगा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को आपको ध्यान से समझना होगा कि ये शब्द किसके लिए आया है। पहले हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें कि इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। देखिए, सबसे पहले हमें समझना है कि देश की आर्थिक प्रगति में आम जनता का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम इसको अपने बिहाफ पे रख करके अगर बात करें तो अगर बात प्राकृतिक दृश्य की है या ऐसे टूरिस्ट स्पॉट की है, तो जब आम जनता वहाँ घूमने जाती है, घूमने के पर्पज़ से जाती है, तो उसका जो फ़ायदा होता है वो देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। उससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि आम जनता उस जगह पहुंच करके देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है। दूसरा प्रभाव जो होता है कि जो मज़दूर होते हैं वो मज़दूरों के माध्यम से वो जगह जब खूबसूरत बना दी जाती है कि जिससे पर्यटन विभाग को पर्यटकों को बुलाने के लिए उनको एक वजह मिल जाती है, जिससे वो पर्यटन स्थल जो है वो लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाता है और लोग वहाँ पे घूमने के पर्पज़ से आते हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। आप इस स्टेटमेंट को ध्यान दीजिए कि कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। कि जब मधु कांकरिया जी ने उन पहाड़ी औरतों को पत्थर काटते हुए देखा, तो उनको लेकर के लेखिका के मन में एक
बहुत दुख हुआ, एक उनके लिए सिंपैथी आई। तो वहाँ पे तब उनको जितेन नार्गे ने बताया कि ये जो मेहनत करती हैं कि कितना कम लेकर, है ना, उन जो वो मेहनत करती हैं उसके मेहनत के एवज में उनको जो मजदूरी मिलती है वो बहुत कम मिलती है, लेकिन कितना अधिक लौटा देती हैं। यहाँ कहने का सेंस है कि उनकी इस मेहनत पे जो उन्होंने पत्थरों को काट करके पर्वतों के बीच में रास्ते बनाए, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला। आने जाने के लिए रास्ते मिलने की वजह से लोगों को उस स्थान पे पहुंचना आसान हो गया। तो इससे क्या हुआ, सीधा असर हमारे अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था को आर्थिक मजबूती मिलती है, लेकिन उसके एवज में उनको कम मिलता है। क्योंकि अगर आप ये सोचना चाहें कि हम किसी भी पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं, ये सोचने के बजाय कि उस जगह को खूबसूरत बनाने में सरकार का योगदान है या उन मजदूरों का योगदान है जो इतनी मेहनत करके उस जगह को खूबसूरत बनाते हैं, उस चीज़ के काम करने की जो उनको मजदूरी मिलती है वो बहुत कम होती है। लेकिन उसके बाद जो फ़ायदा सरकार को मिलता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मिलता है, उसके एवज में उनकी मजदूरी बहुत कम होती है। तो यानी ये समाज को बहुत ज़्यादा दे करके बहुत कम लेते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए ये स्टेटमेंट कहा गया। मेरा अगला प्रश्न है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है? इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, यहाँ पे आज की जनरेशन की बात हो रही है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो अपने मनोरंजन और सुख के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रही है। मीन्स उसे सिर्फ अपने सुख और मनोरंजन की ही चिंता है। वे नदियों के किनारे झरनों को अपने मनोरंजन का स्थान बनाते हैं, यहाँ पर घूमने जाते हैं, ये सारे मनोरंजन करते हैं, लेकिन प्रकृति की हिफाजत किस तरीके से करनी है इसको वो भूल जाते हैं। जहाँ जाते हैं जगह जगह गंदगी फैलाते हैं। ये बातें बखूबी जानते हैं कि कहीं न कहीं ये स्थल अपनी खूबसूरती के कारण ही उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसी जगह पहुँच करके अपने मनोरंजन के कारण यहाँ पे गंदगी फैलाते हैं। सब बातों की जानकारी हमारी युवा पीढ़ी को होती है, लेकिन वो इसे नज़रअंदाज करते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका हो सकती है? तो आप सब जानते हैं कि प्रकृति में जो प्रकृति के असंतुलन के दुष्परिणाम हैं, इसको रोकने में हमारी क्या अहम भूमिका हो सकती है कि हम जब कभी ऐसे स्थल पर जाएं तो वहाँ गंदगी ना फैलाएं। खाद्य वस्तुओं को इधर उधर फेंकने के बजाय उसे कूड़ेदान में ही डालें। जगह जगह कूड़ेदान का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि कूड़ेदान रखा होना चाहिए। फिर हमें कोई भी ऐसी अवशिष्ट या अपशिष्ट चीज़ों को, मतलब कि जो चीज़ें बेकार हैं उनको जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको जलाने के बाद उनसे निकले हुए धुएं का जो है दुष्प्रभाव हमारी प्रकृति पर ही पड़ता है। तो ऐसे कई योगदान हैं जिसे दे करके हम प्रकृति को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखिए। इस कहानी में आपने देखा कि लेखिका जो है मधु कांकरिया, वो स्नोफॉल को लेकर के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। जहाँ जहाँ भी वो घूमने के लिए गई, वहाँ उन्होंने जितेन नार्गे से सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन किया कि क्या उन्हें बर्फ़ देखने को मिलेगी, लेकिन उनको बर्फ़ सिर्फ और सिर्फ कटाव में ही मिला। तो कहने का मतलब है कि स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है कि जो स्नोफॉल उनको कटाव में मिलता, अगर पर्यावरण प्रदूषित ना होता, तो चूँकि सिक्किम जो है वो हिमालय के करीब है,
तो हर जगह उनको बर्फ़ दिखाई देती, लेकिन ऐसा नहीं था। तो जो कमी का ज़िक्र किया गया है स्नोफॉल को लेकर के, प्रदूषण के ऐसे क्या कारण हैं, कौन-कौन से दुष्परिणाम हैं जिनके कारण स्नोफॉल में कमी आई है। तो हम उस दुष्परिणाम का ही वर्णन करेंगे कि स्नोफॉल में कमी के कारण जो पहला दुष्परिणाम है वो है कि मनोरंजन में कमी आई। मतलब जो पर्यटन स्थल था वहाँ पे लोगों का जो रुझान था, जो इंटरेस्ट था वो कम हो गया, क्योंकि उनको देखने के लिए जो टूरिस्ट होते हैं, भाई स्नोफॉल जो है सबको अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो स्नोफॉल की कमी के कारण जो पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलना चाहिए वो नहीं हो पाया। लोगों में स्नोफॉल ना मिलने के कारण लोगों में उस जगह जाने की मतलब कमी आ गई, जाने का उनके अंदर कोई भी एक्साइटमेंट नहीं रह गया, जिसका सीधा परिणाम हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ा। फिर दूसरा है कि स्नोफॉल ना होने के कारण, भाई जब बर्फ नहीं पिघलेगी तो जो नदियों का जल स्तर है, लेवल है, वो घट जाएगा, यानी हर जगह सूखा ही सूखा दिखाई देगा, क्योंकि स्नोफॉल का होना ज़रूरी है। फिर दूसरी चीज़ कि प्रकृति के इस असंतुलन से जो हमारी जलवायु है वो भी प्रभावित हुई। जलवायु कैसे कि जो बारिश है वो असमान हो गई, मीन्स कि जो बारिश का समय होना चाहिए, बारिश का वो समय नहीं रह गया। वक्त बेवक्त का बारिश होना, या फिर बारिश का ना होना, या फिर बारिश कम होना, ये सब असर जो है हमारे जलवायु में जो इस तरीके की असमानता फैल गई उसका एक रीज़न हो गया। फिर इससे क्या हुआ, स्नोफॉल ना होने की वजह से लोगों में श्वास संबंधी बीमारियां आई। देखिए कैसे, क्योंकि जब पर्यावरण प्रदूषित हुआ, उस प्रदूषण में जैसे हम लोग देखते हैं कि जब ठंड पड़ती है तो काफ़ी ज़्यादा फॉग होता है, लेकिन अब फॉग भी देखने को नहीं मिलता, मीन्स जिसको हम कोहरा कहते हैं, वो लगता ऐसा है लेकिन वो फॉग की वजह स्मॉग होता है। उसका रीज़न ये है कि हमारा जो वातावरण है वो पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुका है। तो प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी आई, प्रदूषण के कारण नदियों का स्नोफॉल ना होने की वजह से नदियों का जल स्तर कम हो गया। स्नोफॉल ना होने के कारण लोगों का पर्यटन क्षेत्र की तरफ जो रुझान था, जो उनके अंदर वहाँ घूमने का एक्साइटमेंट था, वो कम होने लगा, जिसका दुष्परिणाम हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कटाव जो है वो सिक्किम का बहुत ही खूबसूरत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ स्थान है। आपने चैप्टर में पढ़ा भी कि लेखिका को जो बर्फ देखने को मिली वो जगह थी कटाव। वहाँ लेखिका ने बर्फ देखा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि दुकान का ना होना वरदान है। तो मतलब एक दुकान का कटाव में ना होना वरदान कैसे साबित हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर कहीं भी दुकानें होती हैं तो दुकानों के होने से लोग वहाँ होते हैं, लोग हैं तो खरीदारी होती, खरीदारी है तो गंदगी फैलती है। जैसे लोगों ने खाने पीने की चीज़, मान लीजिए वहाँ पे जो टूरिस्ट हैं, सैलानी हैं, वो कटाव घूमने गए, वहाँ दुकानें होती, लोग खूबसूरती का, उस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते, साथ ही साथ उस आनंद में वो दुकानों पे जाके खरीदारी करते, चीज़ें खरीदते, खाद्य वस्तुएं खरीदते, उनको खा के जगह जगह फेंक देते, जिससे उसकी सुंदरता पूरी तरीके से नष्ट हो जाती। क्योंकि आपने देखा कि लेखिका जब कटाव पहुंची तो सारे सैलानी जो थे वो वहाँ पे बर्फ़ में कूद करके एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ के गोले फेंकने लगे और फ़ोटो क्लिक करने लगे, लेकिन लेखिका के पास जूते, बर्फ़ पर चलने वाले जूते नहीं थे, जिस वजह से वो बर्फ़ पे नहीं चल पाईं।
और दूसरा वो खरीद भी नहीं सकती थी क्योंकि कटाव में कोई भी दुकान नहीं था। तो दुकान का ना होना कटाव के लिए एक वरदान साबित हुआ। इससे क्या हुआ, कटाव की जो वो खूबसूरती थी वो बरकरार थी, जिसकी वजह से पर्यटन को भी बढ़ावा मिला। भाई लोगों को मालूम है वो जाएंगे वहाँ पे उनको बर्फ मिलेगी, भले ही वहाँ दुकानें ना हो, क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर हैं कि हमको वहाँ जाने पे दुकानें नहीं मिलेंगी। लेकिन क्योंकि जिस पर्पस के लिए हम गए कि हमें वहाँ खूबसूरती देखने को मिलेगी, जो प्राकृतिक सौंदर्य पूरी तरफ से फैला हुआ है वो देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे दुकानों का ना होना कटाव के लिए एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि वो पर्यटन स्थल के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। नेक्स्ट है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। देखिए, प्रकृति ने जल संचय यानी कि प्रकृति ने जल को संचित, जल को इकट्ठा करने के लिए किस तरीके की व्यवस्था की है। आपने इस चैप्टर के अंत में पढ़ा था कि वहाँ पे एक नेपाली युवक ने बताया कि प्रकृति का एक ये अनोखा रूप है जल संचय करने का, कि जब शीत ऋतु यानी सर्दियाँ आती हैं तो बर्फ के रूप में ये पानी को इकट्ठा करती है, क्योंकि जगह जगह बर्फ जम जाते हैं, वो पानी संचित हो जाता है बर्फ के रूप में। और जब गर्मी का वक्त आता है तो उसी वक्त ये बर्फ पिघल पिघल कर लोगों तक पहुंचती है और लोगों को गर्मी से निजात दिलाती है। तो सर्दियों में ये बर्फ के रूप में जल को संचित करती है और गर्मियों में इन्हीं बर्फ को पिघलाकर नदियों के माध्यम से, नदियों समुद्रों के माध्यम से ये लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। तो प्रकृति का जो ये जल संचय का जो एक अद्भुत तरीका है वो बहुत ही निराला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। दो क्वेश्चन है। सबसे पहला है कि देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं। तो देखिए, हम सबको ये बात मालूम है कि देश की सीमा यानी जितनी भी बॉर्डर और एक लाइनें हैं, जो हमारे बॉर्डर्स हैं, वहाँ पे हमारे देश के जवान तैनात रहते हैं। वहाँ की परिस्थिति विषम होती है, प्रतिकूल होती है, उनके अनुकूल नहीं होती है। -डिग्री टेम्परेचर पे आपने देखा कि -15 डिग्री टेम्परेचर पे बैठ करके वो वहाँ पे तैनात रहते हैं, पहरेदारी करते हैं, कि जहाँ पे सिर्फ पेट्रोल को छोड़ करके बाकी सब कुछ जम जाता है। मतलब इस जमा देने वाली ठंड में वो कठिनाई से अपनी पहरेदारी करते हैं, वो हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारी रक्षा के लिए वो अपने जीवन को दांव पे लगाते हैं कि उस ठंड में भी जहां हम अपने घरों में रहते हैं वो सीमा पे तैनात होकर के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। देखिए, जहाँ हमारे देश के फौजी हमारे लिए इतनी कुर्बानी देते हैं, उनके प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए। क्या? सबसे पहला कर्तव्य कि हमें उनके प्रति आदर और सम्मान का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, मतलब हमें उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। फिर दूसरा कि हमें कभी भी उनके कर्तव्य, उनके अधिकार को लेकर के उंगली नहीं उठानी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, देशभक्ति उनके मन में है कि नहीं, ये सब चीज़ों पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। दूसरा, अगर हमारे आसपास फौजी का परिवार है तो उनके परिवार की देखभाल करना भी हमारी एक प्रमुख जिम्मेदारी है। तो इस तरीके के काम करके हम अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। आज मैंने ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए हैं, आप समझ चुके हैं। इन प्रश्नों के उत्तर को आप अपनी कॉपीज़ में भी नोट कर लेंगे। बाकी मैं आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी, जो हमारे पिछले साल के बोर्ड एग्ज़ाम्स में आए हैं, या फिर इन्हीं क्वेश्चंस को हम कितने और पैटर्न में समझ सकते हैं, वो तरीका मैं लेकर के अपने अगले वीडियो में आऊँगी। मेरे अगले वीडियो का आप इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।